हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारत दर्पण। आइए आज आपके सामने एक ऐसा समसामयिक विषय, समसामयिक तो नहीं कर सकते हैं, इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि बारंबार भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। वो है शिक्षा नीति। ब्रिटिश हुकूमत के काल में गुलाम भारत से लेकर अब तक जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, उन तमाम के बारे में आज पूरी तरह तथ्यात्मक रूप से पूरे फैक्ट के साथ, कंटेंट के साथ अध्ययन करेंगे। और आने वाला जो शिक्षक का एग्जाम है, यकीनन तौर पर इससे एक आध प्रश्न, एक से अधिक प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या 10 ये 9 10 हो, या +2 का हो। हर जगह ये क्वेश्चन के रूप में, साथ ही रेलवे, एसएससी, हर जगह ये प्रभावित होता है। इस प्रकार क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है। शिक्षा नीति, लेकिन आपको लाभ तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जो सामान्य अवस्था में आज के विद्यार्थी रील देखने में उन्हें रुचि होती है, तथ्य और फैक्ट देखने में शायद रुचि कम रहती है, क्योंकि ये वीडियो का जो है वह वाचिंग टाइम देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। खैर, वो तो देखना ना देखना आपकी मर्जी है, लेकिन इतना तय है कि मैं जब आपके सामने जो विषय रखता हूँ, तथ्यात्मक, पूरी तरह से तथ्य से भरा हुआ, और यकीनन तौर पर इस इतनी कम समय का वीडियो में किसी भी अन्य शिक्षक शायद इतना कंटेंट आपको ना दे। तो गुलाम भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने शिक्षा के विकास के लिए जो काम किया, उसमें आया कि 1813 में, इसे हम लोग बोलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा का माध्यम के लिए, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक, 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को शिक्षित करना, जिसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम करना, भू राजस्व संग्रह करना है, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट हो, महलवारी व्यवस्था हो, रईतवारी व्यवस्था। तो कितना भूमि का रकबा है, कितना उसका कर निर्धारित किया गया, कितना प्राप्त हुआ, उसका जो डाटा को तैयार करने के लिए उसे पर अंग्रेजी पढ़ा लिखा भारतीय चाहिए था। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा का माध्यम, भारत में जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। और अंग्रेजी के शिक्षा के जनक जो रहे, कौन कहे गए? वो कहे गए लॉर्ड मैकाले, जो वास्तविक तौर पर 1835 से भारत में लागू। लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट रूप से शिक्षा के विकास के बारे में कहा था कि मेरा स्पष्ट मानना है, कभी किसी देश के नागरिकों में गुलामी की मानसिकता का बीजारोपण करना है, उसे गुलाम मानसिक तौर पर बनाना है, उसे अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी साहित्य, अपनी शिक्षा से उसे अलग कर दिया जाना। अपनी संस्कृति और शिक्षा से अलग भारतीय, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीय, रक्त और ब्लड और रंग, कलर से तो भारतीय होगा, लेकिन विचार और प्रवृत्ति से अंग्रेज होगा। वो मानसिक तौर पर गुलाम होगा। जैसे आपने कभी देखा कि हाथी एक छोटे से पतले से रस्सी से बंधा रहता है, क्योंकि उसे मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जाता है। जब वह छोटा होता है, बच्चा होता है, तो हाथी को बहुत ही मजबूत लोहे के जंजीर से उसे बांधा जाता है, जिसको तोड़ने का वो हर हर संभव प्रयास करता है, महीनों दिन तक प्रयास करता है, लेकिन जब वो टूट नहीं पाता है, तो वह मानसिक तौर पर मान लेता है कि इस रस्सी को तोड़ना उसकी क्षमता के बाहर है, उसकी बुद्धि के बाहर। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी ताकत बढ़ती जाती है, उसे एक पतला रस्सी से ही बांध देते हैं, उसे तोड़ने का वो कभी प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि वो मानसिक तौर पर वह मान चुका है कि इस जंजीर को तोड़ना उसके लिए संभव नहीं, जबकि वह अब आसानी से उस जंजीर को तोड़ सकता है। तो अंग्रेजों ने कुछ इसी प्रकार हमारी मानसिकता में गुलामी की मानसिकता को इस कदर भर दिया, जो आज तक वो गुलामी की मानसिकता, जी हुजूरी एस बॉस की वो मानसिकता हमसे निकल ही नहीं रही। तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति, लॉर्ड मैकाले ने उसका एकदम स्पष्ट वर्णन किया था।
उसके पश्चात जो है शिक्षा के विकास के लिए 1854 ईस्वी एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया चार्ल्स वुड आयोग। शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था चार्ल्स वुड आयोग। इसकी रिपोर्ट को, इसने जो रिपोर्ट दिया, इसकी रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात शिक्षा का स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार का दस्तावेज कहा गया। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के, इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने सामंत को दिए गए अधिकार, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। ये शिक्षा के का अधिकार भारतीयों को दिया गया, आंशिक तौर पर ही सही, इसलिए उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके रिपोर्ट के आधार पर, चार्ल्स वुड आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, इसे वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, 1857 में कलकत्ता, बम्बई, अब मुंबई कहलाता है, और मद्रास, चेन्नई में एक एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। अर्थात शिक्षा के लिए, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए प्रथम सार्थक प्रयास चार्ल्स वुड के शिक्षा रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जहां कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, बाद में पटना में जो यूनिवर्सिटी तैयार हुआ, पटना सबसे पहले पटना कॉलेज 1917 में बनकर तैयार हुआ था, फिर आगे की कहानी। 1857 के पश्चात जो है ये 3 विश्वविद्यालय। उसके बाद 1882 में शिक्षा के लिए हंटर आयोग, अब कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हंटर आयोग जो है 1919 के जालियांवाला बाग हत्या कांड की जांच के दोनों दो है, तो हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और प्राथमिक शिक्षा को उपेक्षा कर देना, इसका विरोध व्यक्त किया और इसने कहा कि प्राथमिक, एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब तक हम प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा का प्रबंध नहीं करेंगे और हम कॉलेज बना दें तो आगे कॉलेज तक पहुंचे कैसे, उसके नीचे से क्रम होनी चाहिए। तो 1882 में हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उसके बाद अंग्रेजों के काल में एक और आयोग बना 1917, जिसने अपना रिपोर्ट 1919 में दिया, उसका नाम है सैडलर आयोग, उसका नाम है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग ने अपना रिपोर्ट 1919 में दिया। इस आयोग की सिफारिश पर 10+2 की शिक्षा नीति को प्रयोग में लाया गया, जो 2023 तक वो नीति कंटिन्यूटी के साथ जारी रहा। भारत का लिए एक अलग से बनाया गया था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने भी 10+2 की नीति को ही आगे बढ़ाने का सुझाव दिया था। तो सैडलर आयोग की सिफारिश पर 10+2 की नीति को आगे बढ़ाया गया। उसके पश्चात हम देखते हैं 1938 में वर्धा, महात्मा गांधी, ये भारतीयों के द्वारा वर्धा रिपोर्ट आया। इस रिपोर्ट में महात्मा गांधी जी के परामर्श पर इसे तैयार किया गया, जिसका संयोजक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के राष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल। जाकिर हुसैन के नेतृत्व में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इनका था कि प्राथमिक शिक्षा की भाषा हिंदी हो या भारतीय भाषा में लोगों को शिक्षा दिया जाए और विद्यार्थी को व्यवसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, ताकि जब वो आगे बढ़े तो स्वरोजगार, अर्थात जिसे हम बोलते हैं भैया ITI या उससे उसी प्रकार की शिक्षा बच्चे को बचपन से ही दिया जाना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा उसे, ऐसी महात्मा गांधी की वर्धा रिपोर्ट को, नई शिक्षा नीति जो 2024 से लागू हुआ, उसमें स्पष्ट दिया गया कि बच्चे को खेलकूद, उसकी मानसिक योग्यता से संबंधित उसे व्यवसायिक शिक्षा भी प्राप्त होगा, उसका प्रावधान किया जाएगा।
तो बरधा रिपोर्ट में जाकिर हुसैन के नेतृत्व में जो बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषा से भारतीयों को शिक्षा दिया जाए, भारतीय भाषा से भारतीयों को शिक्षा दिया जाए, और भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा, अब किसी को लकड़ी का काम कर दे, बड़ी की शिक्षा उसे 8वां से ही देना शुरू की, ताकि वो मैट्रिक पास करने के बाद ये जब वह समझे तो वह स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है। किसी को इलेक्ट्रिक मोटर से, किसी को इंजन से, तो उसी को शिक्षा वहाँ क्लास स्कूली शिक्षा में उसे शामिल किया जाए। इस प्रकार से बरधा रिपोर्ट था। फिर 1944 में सार्जेंट आयोग, सार्जेंट आयोग इसने दिया कि बच्चे को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, और वह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने सार्जेंट आयोग के माध्यम से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने और उसे मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का स्पष्ट रूप से प्रावधान प्रस्ताव दिया। खैर वह लागू हो नहीं सका। उसके पश्चात जब देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहला जो शिक्षा आयोग बनाया गया 1948, जिन्होंने रिपोर्ट 1949 में दिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। राधा, चलिए एक और बच गया थोड़ा सा पहले, राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर ही 1953 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया, और इसी विश्वविद्यालय आयोग को गठन तो किया गया 1953 में, लेकिन वास्तविक तौर पर जो है देखा जाए, इसे जो सब वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इसे वैधानिक दर्जा 1956 में, वैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ 1956 में, कानूनी दर्जा था, संसद ने इसे मंजूरी दिया। इसे हम कह सकते हैं सांविधिक दर्जा। तो सांविधिक दर्जा इसे प्राप्त कब हुआ? 1956 में प्राप्त हुआ यूजीसी। इसके पहले हम देखते हैं 1904 लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया जाए। विश्वविद्यालय पहले अंग्रेजों काल में बनाया गया था 1857 में, एक स्वायत्त शासी संस्था, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, ऑटोनॉमस संस्था की तरह काम कर रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने पहले 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय कमेटी गठन किया। उसी कमेटी के सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि करना और सरकार की नीतियों के अनुकूल शिक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, यह जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के विरोध में था, और मातृभाषा में, मदर टंग में जो है शिक्षा देने का यह हिमायती। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के काल पूर्व से, गुलाम भारत से लेकर स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में जो शिक्षा नीति को अपनाया गया, उसको एक साथ आपके सामने रख दिया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसके पश्चात भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाता रहा। सबसे पहले जो है शिक्षा के मूलभूत विकास के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया। तो कोठारी आयोग का गठन किया गया 1964 में, और अपना रिपोर्ट दिया 66 में। 1964 से 66 में कोठारी आयोग का गठन किया गया, और कोठारी आयोग ने भी 10+2+3 जो अंग्रेजों के सार्जेंट, ये आपका सेडलर आयोग का सिफारिश था, उसी सिफारिश को आगे बढ़ाने का काम किया। कोठारी आयोग ने कई टोटल 23 सिफारिश किया था,
तो कोठारी आयोग शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का विकास करने, शिक्षा को व्यवहारिक रूप से लोगों तक पहुंचाने के संबंध में 23 सिफारिश किया था। लेकिन इसने मूलतः एक था कि 10+2+3 की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया जाए और विद्यार्थी की गुणवत्ता उसमें इनोवेटिव विचार को उसे रिसर्च के लिए लगातार प्रयोग करने के लिए काम करने सुविधा दिया जाए। उसके इसी के रिपोर्ट के आधार बनाकर भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग ने सिफारिश किया। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनाया गया। उसके बाद फिर से हम शिक्षा नीति में देखते हैं कि 1986 में शिक्षा नीति आया, जिसमें परिवर्तन संशोधन किया गया था 1992 में। और फिर वर्तमान में जो शिक्षा नीति आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो है 2000 ईस्वी। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहली बार 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पर आया था। 1986 में शिक्षा नीति में सर्व शिक्षा अभियान की तरह ही वहाँ था कि जो प्रौढ़ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हें भी शिक्षा दिया जाए, जिसमें संध्या स्कूल के माध्यम से प्रौढ़ लोग एवं शिक्षा की उम्र को पार कर चुके लोगों को, और चूंकि दिन भर उसने काम करना है, तो रात्रि के समय उन्हें शिक्षा दिया जाए, ब्लैक बोर्ड और सारी सुविधा, लालटेन सही सुविधा, ताकि वो थोड़ा सा पढ़ करके शिक्षा साक्षर हो, लिखने पढ़ने जाने, हिसाब किताब को देख सकने में वो सक्षम हो। तो यह बनाया गया। फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन 1992 में किया गया, और अभी वर्तमान में जो आया वो है नई शिक्षा नीति। एक बार पुनः तो के कस्तूरी रंगन, कुछ इसको पहले साफ करते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो 2000 ईस्वी में लाया गया, नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन आयोग के सिफारिश पर इसे लाया गया। इसे हम क्या बोलते हैं, 5+3+3+4, जो 2024 से लागू कब हुआ, तो 2024 से यह लागू हो गया। अर्थात 2024 में जो 8वां में आएंगे, उन्हें बोर्ड का एग्जाम नहीं देना होगा, और उन्हें कहीं कहीं व्यावसायिक शिक्षा, कहीं कहीं उन्हें व्यावसायिक शिक्षा, जिसे हम ITI कहते हैं, तो ITI से संबंधित शिक्षा उन्हें स्कूल लाइफ में ही उनके अपनी अभिरुचि के आधार पर, अर्थात महात्मा गांधी का जो वर्धा रिपोर्ट 1938 में था, उस रिपोर्ट को 1938 से आज तक लागू किया नहीं गया, लेकिन अब उस रिपोर्ट को आधार बनाकर शिक्षा में थोड़ी सी परिवर्तन। अब देखिए फाइल क्या है, पहले था कि एडमिशन 5 वर्ष की उम्र पहला में होगा, लेकिन अब दिया गया कि एडमिशन जो है 2 वर्ष की उम्र में होगा। तो सबसे पहले जो एडमिशन होगा वो होगा नर्सरी क्लास, उसके बाद वह LKG, फिर UKG, तो 3 वर्ष उसकी प्राथमिक शिक्षा का हो जाएगा, बेसिक शिक्षा का हो। उसके बाद वह आएगा पहला क्लास, और उसके बाद वो आएगा दूसरा क्लास में। अर्थात 3 वर्ष उसकी बेसिक शिक्षा है, नर्सरी, LKG, UKG, और 1 और 2 ये हुआ 5 प्लस अब आइए 3, पहला और दूसरा। उसके बाद आइए 3 वर्ष, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो गया। फिर आइए +3, तो छठा, छठा, सातवां और आठवां। अब आइए +4,
तो +4 हो गया 9वां 10वां 11वां और 12वां। 9वां 10वां 11वां और 12वां। आगे ही बढ़ा दीजिए +4। अब बीए भी जो होगा बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस बीएससी जो है वह भी अब 4 वर्ष का होगा। इस प्रकार से इसमें ये जो बेसिक शिक्षा है जो पूरी तरह उसकी मदर टंग में दिया जाएगा, जहाँ बच्चे को होमवर्क भी नहीं दिया जाना है, बच्चे का पेंसिल कागज भी या जो भी स्लेट पेंसिल है वह उसे स्कूल के माध्यम से मिलेगा और इस शिक्षक का ही दायित्व है उसे रखें, ना कि बच्चा के पीठ पर ला दिए बच्चा घर से रोज लावेगा और ले जाएगा, तो सारा उसका स्कूल में रहेगा। उसके बाद जो है 3 4 5 ये भी बेसिक शिक्षा का आधार होगा, जिसे उसकी मातृभाषा में हिंदी अंग्रेजी और अन्य भाषा लैंग्वेज की शिक्षा, कुछ बेसिक मैथ और की शिक्षा, साइंस की शिक्षा उसे प्राप्त होगी। 6 7 8 उसे व्यवहारिक शिक्षा के तौर पर, साथ साथ उसे व्यावसायिक शिक्षा की भी यहाँ पर 6 7 8 में उसे व्यावसायिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इनोवेटिव शिक्षा, नई सोच की शिक्षा, ताकि बचपन में से ही उसमें इनोवेटिव गुण आए, नई सोच नई और वह स्किल्ड बने। और उसके बाद 9 10 11 12 हर विषय की गहराई के साथ, यहाँ 9 10 से ही उन्हें विषय चुनने का, विषय में पहले था कि साइंस अलग चुनते थे, आर्ट अलग चुनते, अब ऐसा नहीं किया गया। अब एक ही विद्यार्थी चाहे तो फिजिक्स भी रख सकता है, चाहे तो हिस्ट्री भी रख सकता है, एक ही विद्यार्थी चाहे केमिस्ट्री रख सकता है, एक ही विद्यार्थी चाहे तो वह इकोनॉमिक्स रख सकता है। तो साइंस आर्ट दोनों जो उसकी रुचि है, अपने उस रुचि के विषय को गहराई से बारीकी से उसका अध्ययन करना है, वो साइंस और आर्ट्स दोनों मिलकर हो सकता है। और साइंस आर्ट्स का जो अलग अलग विभाजन था वो विभाजन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब एक ही विद्यार्थी साइंस का भी विषय रख सकता है, आर्ट्स का भी विषय रख सकता है। 3 विषय चुनना है तो चाहे तो 2 साइंस 2 आर्ट्स, एक साइंस रख ले अपने हिसाब से, रुचि के हिसाब से। ये 10+2 की शिक्षा नीति की जगह जो आया 5+3+3+4+4 की शिक्षा नीति, ऐसी 4 लिखा जाता है, ये तक देखते हैं, +2 तक ही प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से आपका ये शिक्षा से जुड़ा हुआ अंग्रेजों के काल से लेकर अब तक जो प्रयास किया गया उसके बारे में पूरी तथ्य, ना कोई विस्तार नहीं दिया गया कि अनावश्यक ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको देना है। जितनी न्यूनतम जानकारी आपको चाहिए तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई बेहद ही ज्ञानवर्धक और कंटेंट के साथ मिला होगा। हर पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए यह काफ़ी लाभदायक होगा। जो जिन्हें पढ़ने की रुचि है नहीं, वो तो उनके लिए यह बकवास हो सकता है। भाई यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।